गुरुत्वाकर्षण के पहले तक देख लेते पिछले वीडियो में, आज गुरुत्वाकर्षण से देखना है। तो विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण जो है यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जैसे होती है वो अभिकेंद्र बल के कारण होती है। पृथ्वी उसको अपने सेंटर की ओर खींचती है, ठीक है। और अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल नहीं हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। तो आगे देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो विश्व का प्रत्येक पिंड जो है प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, ठीक है। यदि यम जो बड़ा यम है और स्मॉल यम द्रव्यमान के दो पिंड हैं ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, और उनके बीच जो है आकर्षण बल एफ लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार उन पर लगने वाला आकर्षण बल एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू जी यम अपान आर स्क्वायर। इस बीच की दूरी अगर डी है तो ये डी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, और ये जी जो एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, उसका जो वैल्यू होता है ये भी डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये देख लीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, सार्वत्रिक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम विश्व की सभी छोटी बड़ी वस्तुओं पर लागू होता है, ठीक है, चाहे वे पार्थिव हों या खगोलीय हों। अगला देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें ऐसी परिघटनाओं की सफल व्याख्या मिलती है जो पहले असंबद्ध मानी जाती थी, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, जैसे पृथ्वी पे कुछ और होता है, चंद्रमा पे कुछ और होता है, तो ये किस कारण होता है, कैसे होता है, ये भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में मिल जाएगा आपको। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का जो है वैल्यू वो कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगा। तो गति बढ़ाएंगे तो जी कम हो जाएगा, गति घटाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वीय बल एवं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही हैं। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा जो होती है में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने जी से खींचती रहती है, इस कारण वो परिवर्तन होता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, ठीक है, जी जो बोले हैं, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का कारण है। इसीलिए इस त्वरण को जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी के मात्रक वही है जो त्वरण के, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी का जो वैल्यू होता है पृथ्वी पे वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान और भार को देख लेते हैं, मास एवं वेट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में, तो कहीं भी जाएगा अगर द्रव्यमान उसका यहाँ पे 10 है तो कहीं भी उसका 10 ही होगा, ठीक है। लेकिन भार जो है वो डिफरेंस रहता है, ठीक है, भार जो है वो अलग हो जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल जो है वस्तु के द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण जी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। और वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्देशित किया जाता है और W इक्वल टू mg होता है, ये भार है। तो जी की वैल्यू चेंज होती रहती है जिसके कारण जो भार है ये भी चेंज होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो ये देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है
जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। जी की वैल्यू जैसे करेगा, डिफरेंस चंद्रमा पे अलग कुछ रहेगा, पृथ्वी पे कुछ और होता है। तो जो जी वहाँ पे काम करेगा वही वस्तु का बल लगाएगा, वही वस्तु का भार होगा। ठीक है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। भार जो है चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा का वो कम होता है। इस कारण चंद्रमा जो है वस्तुओं पर कम आकर्षण लगाता है और पृथ्वी उसकी तुलना में क्या है, भारी है, तो ये ज़्यादा आकर्षण बल यहाँ पे है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का जो है 1/6 होता है, 1/6। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये देख लीजिएगा, ये 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पे जो उसका भार मान लीजिए यहाँ पे 60 kg का है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे क्या होगा 60 और इंटू 1/6, तो 10 kg का वहाँ पे हो जाएगा वो आदमी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान ही नहीं, त्रिज्या भी काफ़ी कम है। ये दोनों चीज़ें हैं, त्रिज्या भी कम है, द्रव्यमान भी कम है, इस कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई पर ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु जो है गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी बल को जो है पलायन, नाम सही है, जैसे पता चल रहा है पलायन मतलब फिरने आना, इस वातावरण जो है यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण, इस गुरुत्वीय क्षेत्र जो है इससे बाहर चला जाना। ठीक है, इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। तब पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान है वो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। पलायन वेग जो है वी जो है एस्केप वेलोसिटी, ये होता है √2 REG। ठीक है, RE जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है और जी का तो जानते ही आप गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, तो ये होता है। ठीक है, और इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है तो ये 11.2 किमी पर सेकंड होता है। ठीक है, ये किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, 11.2 किमी पर सेकंड। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में 11.2 किमी, कितना स्पीड, बहुत ज़्यादा होगा ना। एक सेकंड में सोचिए 11 किलोमीटर की, 11.2 किलोमीटर से भी अधिक। तो ये जो है ये पलायन वेग, इस स्पीड से अगर कुछ फेंकेंगे तो वो पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगा, तो यही पलायन वेग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रणोद तथा दाब। ये थ्रस्ट एंड प्रेशर देखते हैं, ये क्या होता है। तो किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगाने वाला जो नेट बल होता है उसे प्रणोद कहलाता है। वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले नेट बल अर्थात प्रणोद को उसका दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब जो है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद एक प्रकार का वो भी फोर्स ही है। दाब का जो एसआई मात्रक है प्रणोद, देखिए ये भी एक प्रकार का फोर्स है, तो ये न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका जो मात्रक होगा एसआई दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको वैज्ञानिक जो है पास्कल के नाम पे इनको पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल बोलते हैं। ठीक है, जिसे पीए से ऐसे व्यक्त करते हैं, ये संकेत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्प्लावकता और आर्किमिडीज के सिद्धांत को देख लेते हैं। तो द्रव का वह गुण जो पानी होता है उसका वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल जो है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावकता के आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी जो है कमी का आभास होता है, उसके जो भार जो होती है वो कम लगती है। तो वस्तु के भार में यह आभासी जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऊपर से कुछ जाल दें, मान लीजिए ईटा डाल देते हैं, टुकड़ा ईटा का डाल देते हैं, तो क्या होता है, इस जो भरा हुआ है अगर पूरा है तो इसके भार के हिसाब से जो है पानी बाहर निकल जाएगा, तभी ना एडजस्ट हो पाएगा। तो वह अपने भार के बराबर जो है वो पानी उसको वहाँ से हटा देता है, अपने भार के बराबर द्रव को बाहर कर देता है। ठीक है, यही उत्प्लावकता के आर्किमिडीज सिद्धांत में यही कहा गया है कि जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूरी तरह आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा दिए हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व देख लीजिए, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। आपेक्षिक घनत्व देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमानों को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति घन मीटर क्यूब है। ठीक है,
घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब कहिए, दोनों बराबर है, बात एक ही है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व तो सदैव समान रहता है। किसी पदार्थ का घनत्व तो उसका एक लाक्षणिक गुण होता है, यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व तो जो है 19,300 किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, जबकि पानी का 1000 किग्रा मीटर क्यूब होता है। देखिए जो सोना का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, घना होता है, ज़्यादा घनत्व उसका ज़्यादा होता है, और पानी का 1000 किमी पर मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, जैसे पानी से तुलना करते हैं तो किसी पदार्थ का निकालना होता है, तो उसी को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। आपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक व मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में कुछ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसको हम कार्य समझते हैं। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है यह करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा जो है विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, वर्क जो होता है फोर्स इंटू जो विस्थापन होता है वो उसका गुणा होता है, तो विस्थापन होना चाहिए और उस पर बल लगना चाहिए। ठीक है, तभी कार्य माना जाएगा, बाकी कार्य नहीं माना जाएगा। ऐसे एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो है, यदि किसी वस्तु पर का एक नियत बल F कार्य कर रहा है किसी वस्तु पर, ठीक है, तथा वस्तु बल की दिशा में यस दूरी तक विस्थापित होती है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य जो है बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू जो है डिस्प्लेसमेंट। और अगर जो एंगल की बात की जाए, यदि बल F तथा विस्थापन यस के मध्य कोण बनता है तो उसका फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है, अगर थीटा दिया हो तो कॉस थीटा वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य जो है बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी को गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती, अर्थात कार्य जो है एक अदिश राशि है। ये भी याद रखिएगा, कार्य जो है क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा एनर्जी क्या होती है। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का ये भी जूल। ठीक है, वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के रूप देखते हैं, दो प्रकार के होते हैं, गतिज और स्थितिज। ठीक है, तो सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उनमें जो है ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, विभिन्न रूपों में। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सब हैं। लेकिन हम लोग यहाँ दो देखेंगे, गतिज और स्थितिज। किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को जो है वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा देखेंगे हम लोग। गतिज ऊर्जा देखिए, काइनेटिक एनर्जी। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, उसकी चाल बढ़ेगी तो वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके वो समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे स्थितिज ऊर्जा का देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी, वस्तु पर किए गए जो कार्य है उसके कारण ऊर्जा जो संचित हो जाती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूला में जो है mgh आता है, इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, mgh हाइट मैटर करता है इसमें। तो किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास के परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यम द्रव्यमान है कि कोई वस्तु h ऊंचाई पर अवस्थित हो तो गुरुत्वीय त्वरण अगर g हो तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी m × g × h। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ये देखते हैं, जूल जो है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लिया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ये कमर्शियल यूनिट है, इसी को एक यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। बिजली का जो बिल आता है उस पर देखे होंगे आप, किलोवाट घंटा लिखा होता है या 1 यूनिट लिखी होती है, यूनिट में वो मात्रक होता है। ठीक है, जूल में ऊर्जा का मात्रक वहाँ पे अगर वाट में लिखने चले जाएं तो फिर नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, जूल में लिखने चले जाएं तो नहीं हो पाएगा, किलोवाट घंटा में होता है।
चलिए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत से 1 घंटे उपयोग करने में व्यय होती है। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलो में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ये गुणा होगा तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है ये भी। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको निकाल भी सकते हैं इजीली ऐसे, तो जैसे भी आप याद करना चाहें याद कर लें, अगर निकालना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसे निकाल लेंगे आप। घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को है यूनिट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है शक्ति। ठीक है, पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य जो है T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी, W/T, यानी कि वर्क जो कर रहा है आदमी वो किस समय के अनुसार वो उसकी दर जो होती है वही कहलाती है शक्ति। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जो है जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, और संकेत जो है बड़ा वो जो W है उसको संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, और इसी को 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जूल जो है कार्य है, कार्य क्या क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये क्या होगा, F न्यूटन हो जाएगा, S डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर हो जाएगा, और बटा सेकंड तो है ही, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति जो है हार्स पावर में भी व्यक्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। वाट सेकंड देख लेते हैं, यह भी कार्य ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, ऊर्जा या कार्य दोनों दिया है, तो जो कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है कहीं कहीं, इसीलिए दोनों का जो है जूल देखे होंगे आप, दोनों का मात्रक होता है। 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड, ये 1 जूल होता है। और वाट घंटा देख लीजिए, तो यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, ये 3600 जूल होता है। तो वहाँ पे घंटा जो है वो सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा हो जाएगा, तो जूल में बदल जाएगा। और किलोवाट घंटा 3600 जूल होता है, यह ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा देखे ही हैं कैसे निकला है, पीछे यहाँ पे देखें, अभी वही दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा का। आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको देख लेते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है सदा समान रहता है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा दोनों का जो योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो हमेशा समान रहती है। इस स्थिति में गुरुत्वीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा से निरंतर रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं, नीचे आप देख सकते हैं। सौर सेल जो है उपकरण है, और ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को देखे होंगे विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल क्या करता है, प्रकाश में रहता है और उसको प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो है वैसे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों में ये परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति जो है इसी को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो है बल आघूर्ण जो टाउ बोलते हैं इसको, इक्वल टू फोर्स इंटू आघूर्ण भुजा, जो एक भुजा है आघूर्ण वाली जो घूम रही है वो भुजा का गुणनफल होता है। ठीक है, टाउ इक्वल टू एफ इंटू
जो आघूर्ण भुजा है, यह एक क्या है, सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल का न्यूटन होता है, आघूर्ण जो भुजा है वो लंबाई है तो वो मीटर होता है। आगे देखते हैं सरल मशीन, सिंपल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक देखे होंगे आप, घिरनी का यूज जैसे पानी निकालने में वहाँ पे किया जाता है, घिरनी लगी होती है। आनत तल देख लीजिए, स्क्रू जैक होता है तो भारी भारी गाड़ियाँ इससे उठा ली जाती हैं। तो ये सब सरल काम को कर देते हैं, इसलिए इसका नाम सरल मशीन पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं उत्तोलक, लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, तो आलंब, आयास और भार। आलंब क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। जो आलंब ऐसे मान लीजिए आलंब है और इस ऐसे मान लीजिए छड़ है तो ये इसके धुरी पे ये घूम सकती है, वही आलंब है। आयास क्या है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, ठीक है। तो इसको उत्तोलक को उपयोग में जो लाने के लिए जो है एफर्ट देख ही रहे हैं, आयास को एफर्ट बोलते हैं। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगता है उसे ही आयास बोलते हैं। ये बल है एक प्रकार का। और भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे ही भार बोलते हैं, उत्तोलक। इसके और देख लेते हैं डिटेल में। उत्तोलक के प्रकार देख लेते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो प्रथम पहले देख लेते हैं। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F जो होता है और आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। जो आलंब है वो कहाँ होता है, आयास और भार के बीच में स्थित होता है, ठीक है। जो आलंब मान लीजिए ये F है, ठीक है, तो ये आयास और भार के बीच में ये होता है। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, जैसे कैंची देख लीजिए, कैंची में वही होता है, कैंची ऐसे होती है कैंची, ठीक है। तो ये बीच में क्या होता है, आलंब होता है। इसी पे ना फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ से लगाते हैं हम लोग और यहाँ फोर्स जनरेट होता है, ये बीच में होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल बस देख लीजिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है कैंची, पिलास, सिरसी, ये जो रोटियों में यूज होता है, रोटी जो सेकने में, सिरसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सब जो हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लीजिए। तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो होता है तथा आयास के बीच भार आ जाता है। ये 3 चीज़ों का ये बस है, ठीक है। कभी बीच में आयास आ जाएगा, कभी बीच में भार आ जाएगा, ऐसे होता है। तो प्रथम में क्या था, प्रथम में बीच में कौन था, आलंब था। द्वितीय में क्या है, तो भार आ गया है बीच में। तृतीय में क्या है, तो तृतीय में आयास आ गया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले आलंब आ जाएगा फोर्स पहले वाले में, दूसरे वाले में जो है भार आ जाएगा और तीसरे वाले में क्या होगा, आयास आ जाएगा, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए का जो कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि ऐसे जो हाथ से ठेल के ले जाया जाता है, ठीक है, वो हुआ। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जब बात करें उसकी, तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब जो है F, भार W और W के बीच में आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ये रोटी वाला है, सॉरी हम पीछे बोल दिए उसको, ये सिरसी, ये कुछ, ये दूसरा कुछ होता है। ये चिमटा, ये याद रखिएगा, ये तृतीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दाब। दाब को देख लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालता है। क्यों, क्योंकि ये जो है P = F/A होता है, तो फोर्स इसके अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन एरिया जो है, क्षेत्रफल जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। अगर एरिया बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया को कम किया जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, अधिक हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम, अगर एरिया को वो कम करेंगे तो प्रेशर अधिक हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इकाई होता है फोर्स का जानते ही हैं, न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटा में है तो पर मीटर स्क्वायर करिए, या न्यूटन मीटर पर पावर -2 करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु जो है एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। तो ये 76 सेंटीमीटर, ये याद रखिए बस। वायुमंडलीय दाब जो है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है। ऊंचाई पे अब जाएंगे तो दाब क्या होता है, कम होता है। उदाहरण जो है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब जो है ऊंचाई पे जाने पे कम हो जाता है और स्याही रिसने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल का नियम। संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक कुर्सी में। ये जो भी हाइड्रोलिक चीज़ें लग जाती हैं वो पास्कल, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, पास्कल का नियम वहाँ पे काम करता है। ठीक है। संतुलन, ये उन्होंने यही बोला था, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। अगर संतुलन में पानी अगर जो स्थिर है, हिल नहीं रहा है, तो चारों तरफ जो है दबाव जो है वो बराबर होगा। तो इसी के सिद्धांत पे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक कुर्सी, जो भी हाइड्रोलिक चीज़ें पास्कल के नियम पे काम करती हैं। आँख मूंद के आप मार दीजिएगा, ऑप्शन में आएगा। तो बर्नौली का प्रमेय देखते हैं। अल्प मात्रा में प्रवाहित तरल की कुल ऊर्जा नियत रहती है, जबकि दिया हुआ है कि घर्षण नहीं है। ठीक है। तो पीई इक्वल टू पीई प्लस दबाव ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नियतांक। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस दबाव ऊर्जा और प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नियतांक होती है। ये बर्नौली प्रमेय है। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है ये नियत रहता है। ठीक है। ये दाब ऊर्जा, दबाव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये हमेशा नियत रहता है। ठीक है। कुल ऊर्जा यहाँ पे बर्नौली प्रमेय जो है यही कहता है, उसका योग जो है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। आगे देखते हैं द्रव का दाब, फ्लूइड प्रेशर। द्रव के अंदर उपस्थित वस्तुएं भी द्रव के भार के कारण दाब का अनुभव करती हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव का जो दाब है वो बढ़ जाता है तथा समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। तो द्रव का जो है घनत्व जो होता है वो भी निर्भर करता है और गहराई पे जो है द्रव का दाब बढ़ता जाता है। ठीक है। जैसे आप एक प्रयोग देखे भी होंगे, आप प्रयोग कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पे अगर उसका छेद है किसी बाल्टी में और कोई बाल्टी है इसके एकदम नीचे तली पर छेद है, तो देखेंगे आप कि यहाँ से जो पानी का जो फोर्स होगा जो निकलने का वो कम होगा, यहाँ से जो है तेज़ी से निकलेगा। तो ये इसी नियम पे काम करता है कि जो ज़्यादा जो गहरी चीज़ होती है जहाँ पे वो जितना ज़्यादा होगा वो फोर्स वहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे दाब जो है वो बढ़ जाता है और घनत्व पे भी निर्भर करता है, घनत्व कैसे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई वस्तु की सतह से h गहराई पर स्थित है तो उस पर दाब जो होगा HdG। ठीक है। d जो क्या है वो घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है। d जो है घनत्व है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, h जो है गहराई है। तो ये दाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देख लेते हैं। तो गलनांक पर प्रभाव देखिए, तो पदार्थ के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है एवं दाब बढ़ने पर यह कम या ज़्यादा हो सकता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका जो है गलनांक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मोम देख लीजिए, घी है, ये सब है। क्वथनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है, सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं जिससे अधिक ऊष्मा की मात्रा जो है वो ग्रहण होती है, खाना जल्दी पक जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लेते हैं और आगे पृष्ठ तनाव देखते हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट इसका चैप्टर, इसमें इस चैप्टर में सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पृष्ठ तनाव देख लेते हैं। वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसकी माप द्रव तल की कल्पित रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगता है। इसे प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। मात्रक क्या होता है? डाइन पर सेकेंड या न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर है, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसके मात्रक है। उदाहरण देख लेते हैं। पानी की बूंद का गोल होना, ये किस कारण होता है? ये पूछ देगा आपको क्वेश्चन में कि पानी की बूंद जो है गोल किस कारण होती है, तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा पृष्ठ तनाव, उसको टिक कर देंगे। जो अगला उदाहरण है, ये उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सबका, ये भी आप ध्यान देते चलिएगा। दीपक की बत्ती में तेल चढ़ना, ये भी जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। स्याही सोखता जो है एवं तौलिया द्वारा पानी सूखना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। तो तेल, ग्रीस आदि पृष्ठ तनाव घटाते हैं और तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो घट जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये भी देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व देखिए, जब हम कांच की दोनों सिरों पर खुली एक केश नली अर्थात जिस नली का छिद्र जो है केश बाल के समान को पानी में सीधा खड़ा कर देते हैं तो नली में पानी बाहर वाली सतह की अपेक्षा कुछ ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि कांच की केश नली को पारे में खड़ी करें तो नली में पारे का तल जो है बाहरी तल की अपेक्षा कुछ नीचे उतर जाता है। केश नली में द्रव के इस प्रकार ऊपर नीचे चढ़ने की जो प्रक्रिया है यही केशिकत्व कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं, इससे पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी में क्या है? नमी बनी रहे। लालटेन में मिट्टी का जो तेल बत्ती डालते हैं वो उसमें क्या होती है? छोटी छोटी केश नलियों के सहारे जो है उससे तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है, तो वो केशिकत्व गुण के कारण। और फाउंटेन पेन में जो निब वाली जो आती थी पहले, अभी तो इस समय बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो उसमें जो चिरी होता है इसको ही स्याही में डुबोने पर जो है उसमें ऊपर चढ़ जाती थी, ये केशिकत्व गुण के कारण होता था। आगे देखते हैं प्लवन क्या होता है। तो प्लवन जो है, प्लवन का नियम देख लेते हैं। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव जो है विस्थापित करती है, ये प्लवन का नियम है। इस नियम को प्लवन का नियम कहते हैं। अधिक घनत्व वाले द्रव में तैरने पर वस्तु का जो है कम भाग द्रव में अंदर डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का भार जो है अधिक डूबेगा। ये सिंपल सी चीज़ है। ज़्यादा जो घना होगा वहाँ पे क्या होगा? वस्तु कम डूबेगा, और जहाँ जो है कम घनत्व होगा वहाँ पे ज़्यादा डूब जाएगा। ये प्लवन का नियम है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो वस्तु के ये पीछे भी पड़े हैं और यहाँ पे डिटेल में दिया है, भार में आभासी कमी आ जाती है जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, ठीक है। जबकि दिया हुआ रहे कि तरल जो है स्थैतिक अवस्था में है, मतलब वो स्थैतिक में है, ठीक है, स्थैतिक अवस्था में वो बनी हुई है, यानी कि रुकी हुई है, हिल नहीं रही है, गति नहीं कर रही है, तब की बात ये कही जा रही है। दूसरा देखते हैं, डुबाई गई वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन जो है बल कार्य करता है जो कि विस्थापित तरल के भार के ये बराबर होता है। अगला देखते हैं, दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत एवं प्लवन के नियम के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये उदाहरण इसका इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान से देखिएगा। लोहे का जो जहाज है पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील देखेंगे डूब जाती है। जीवन रक्षक पेटी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। पनडुब्बी जो है इसी सिद्धांत पे काम करती है। तैरने की शर्तें देख लेते हैं। जब विस्थापित तरल का भार जो है वस्तु के भार के बराबर या अधिक हो तब जो है वस्तु तैरेगी, ठीक है। तैराक लोग को देखे होंगे वो भी वैसे ही तैरते हैं। जो विस्थापित जो तरल है उसका भार जो है वस्तु के भार के बराबर हो, या तो जितना उनका भार उसके बराबर हो या उससे अधिक हो तो वो लोग तैरते रहेंगे, नहीं तो क्या होंगे? डूब जाएंगे। आगे देखते हैं, प्लिमसॉल रेखा क्या होती है। किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह जिस सीमा तक जहाज के पानी में डूबने तक उस पर जो है माल को लादा जाता है उसी को
प्लिमसॉल रेखा, ये डायरेक्ट पूछ सकता है प्लिमसॉल रेखा क्या होती है। तो जहाज जो है पर अंकित चिन्ह होता है जिस पर जो उस सीमा के बाद जो है उतने सीमा तक माल लादा जाता है, वो उससे ज़्यादा डूब जाता है तो वहाँ से माल उसके बाद नहीं लादा जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि जहाज जो है अपनी जो लोड उसका है वो हो चुका है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यानता एवं श्यानता गुणांक क्या होता है? विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता जो है तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, श्यानता गुणांक जो है ये ईटा होता है, में निरूपित किया जाता है। इसकी इकाई जो है पॉइज होती है। ये पूछ देता है श्यानता गुणांक का जो है इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई जो होता है पॉइज होता है। ठीक है, उदाहरण इसका एग्जाम्पल देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक ज़्यादा है इसमें। जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से हम जल में नहीं दौड़ सकते। इसका कारण है कि जल की श्यानता क्या है? वायु से अधिक होती है, जो हमारे दौड़ने का विरोध करती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें, यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें तो वह घूमते हुए थोड़ी देर बाद क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इसका कारण भी है श्यानता। श्यानता के कारण ही वो रुक जाता है कुछ देर बाद। आगे देखते हैं नोट। सामान्यतः तरल में तापमान जो है, तरल में जो सामान्य तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? श्यानता गुणांक घट जाएगा, जबकि गैसों में क्या होता है? ये बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने से। उल्टा होता है, बस गैस इसका अपवाद है। आगे देखते हैं विसरण क्या होता है। तो गुरुत्व के विरुद्ध गैसों के एक परस्पर जो है एक दूसरे से मिलने की क्रिया को ही विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, परासरण देख लेते हैं। ऑस्मोसिस होता है ये। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, द्वारा अलग दो घोलकों में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, एक निम्न सांद्रता का कोई जो द्रव है और जो एक उच्च जो सांद्रता का जो द्रव है, तो निम्न से क्या होगा? उच्च सांद्रता की ओर विसरण जो है यही परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी देख लेते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर से किसी विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है या आने की चेष्टा करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, जैसे रबड़ होता है, खींचने पे क्या होता है? खींचा रहता है जब तक बल लगा रहता है, छोड़ देंगे क्या होगा? तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो यही प्रत्यास्थता कहलाती है। इलास्टिसिटी नाम से ही पता चला है। वे पदार्थ जो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यास्थ कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। यदि इकाई जो है प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो है प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल क्या होता है? जो फोर्स लगता है किसी क्षेत्रफल में, जो फोर्स लगता है वही कहलाता है प्रतिबल। तो फोर्स विद इन एरिया वही कहलाता है प्रतिबल। और इसका मात्रक क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता सीमा होती है, ये क्या देख लेते हैं। तो वह सीमा जिसको पार कर लेने के बाद वस्तु जो है प्रत्यास्थ से प्लास्टिक हो जाती है, अर्थात प्रत्यास्थता का गुण त्याग देती है, इसे ही प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हुक का नियम। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृत का समानुपाती होता है, अर्थात जो है प्रतिबल क्या होता है? विकृत के समानुपाती होती है। प्रतिबल इक्वल टू ई गुणे विकृति, जहाँ ई क्या है? एक प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति। ई क्या है? जहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, आगे अब ध्वनि तरंगे हैं, उसको कल देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।